तो पठान फिल्म रिलीज होने के बाद इस फिल्म की चारों तरफ काफी कंट्रोवर्सी रही है। इस फिल्म को बॉयकॉट करने की बात चल रही है। फिल्म के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट भी हुए हैं और जो लोग इस फिल्म को बॉयकॉट या प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ काफी इंटरेस्टिंग एलिगेशंस लगाए गए हैं। आज के अस वर्सेस देम, प्रोग्रेसिव्स वर्सेस देसी तालिबान एनवायरनमेंट में शाहरुख खान की पिक्चर देखना फर्स्ट डे फर्स्ट शो एक किस्म का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी बन जाता है। देसी तालिबान। इस फिल्म को जितना टारगेट किया गया है शायद ही देश के इतिहास में किसी और फिल्म को किया गया हो। क्या यार, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ये? Kashmir Files has received a lot of criticism. Have you watched that movie? No, I don't watch propaganda films. All of us disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie. उनके नाम पे इतनी नफरत क्यों फैलाते हैं? The Kashmir Files is a movie that weaponizes the pain and suffering of Kashmiri Pandits to create an environment of disaffection against Muslims from Kashmir and Muslims from the rest of India, against universities like JNU, against professors and against journalists. It's like a settled thing. इस पर डिबेट नहीं हो सकती. Now when it comes to context setting of what Kashmir at the time was, that it was underreported. A comment that's coming in from Sanjay Raut, who's attacked the film itself. क्या यार, कई लोग जो इस फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं वो इस फिल्म की उन्हीं रीजन से निंदा कर रहे हैं जिस रीजन से वो बॉलीवुड की कुछ सालों से निंदा करते हुए आए हैं कि बॉलीवुड में एक एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम और प्रो पाकिस्तान बायस है। तो आज की वीडियो में आइए हम पता करते हैं कि क्या ये बायस एग्जिस्ट करता है। इस वीडियो में हम जो बॉयकॉट ब्रिगेड के खिलाफ भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उन आर्ग्यूमेंट्स को भी देखेंगे और देखेंगे कि अगर ये बायस है तो क्यों है और इस बायस से कैसे जूझा जा सकता है। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो जो लोग बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की बात करते हैं उनके खिलाफ अक्सर ये आरोप लगाया जाता है। ऐसे कुछ इंडिविजुअल एग्जांपल्स जरूर आपको कुछ फिल्मों में, टीवी सीरीज में मिलेंगे जिन्हें प्रॉब्लमैटिक कहा जा सकता है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा यहाँ पर फैलाया जा रहा है ट्रोल आर्मी के द्वारा, उसे देखकर आपको लगेगा कि मानो फिल्म प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हर हफ्ते कोई सीक्रेट मीटिंग करते हो जहां पर वो डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से हिंदुइज्म को टारगेट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं भी ब्रॉडली एग्री करता हूं कि बॉलीवुड की हिंदुओं के खिलाफ कोई ग्रैंड कंस्पिरेसी नहीं चल रही है। जो पठान मूवी निकल कर आई है, जो काफी सक्सेसफुल हुई है बॉक्स ऑफिस पर, वो हिंदुओं के खिलाफ कोई कंस्पिरेसी नहीं है। ये दीपिका पदुकोण को सैफरन बिकिनी पहना के हिंदुओं को इंसल्ट करने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन जो लोग इस फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं वो इस बात को उठाने के साथ साथ एक दो और इश्यूज उठा रहे हैं जो इश्यूज इनके हिसाब से बॉलीवुड के साथ एक ट्रेंड बने हुए हैं। वो है प्रो पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, पठान की बेसिक स्टोरी ये है कि एक पाकिस्तानी जनरल है जो भारत पर अटैक करवाना चाहता है और उस अटैक को करवाने के लिए वो एक प्राइवेट एजेंसी को हायर करता है जो एक एक्स रॉक ऑफिसर चलाता है। बताइए, इंडिया आउटसोर्सिंग में इतना अच्छा हो गया है कि पाकिस्तान अपना आतंकवाद भी इंडिया से आउटसोर्स करवा रहा है। तो बेसिकली इस एक्स रॉ एजेंट के इंडिया के ऊपर अटैक को रोकने के लिए इंडिया का रॉ और पाकिस्तान का आईएसआई साथ में मिलके भारत को बचाते हैं आतंकवाद से। बताइए, हिंदुत्व वाले हमेशा अखंड भारत की बात करते रहते हैं और बॉलीवुड को देख लीजिए, रॉ और आईएसआई को साथ में काम करवा रहा है। उन्होंने तो ऑलरेडी अखंड भारत का सपना पूरा करके रखा हुआ है। और फिल्म के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई रॉ ऑफिसर्स को इंडियन गवर्नमेंट से और रॉ से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो दीपिका पदुकोण है, जो आईएसआई ऑफिसर है, उनको अपनी गवर्नमेंट से या आईएसआई से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई आईएसआई ने आज तक दुनिया में गलत किया ही क्या है। सही बात है। इनफैक्ट एक डायलॉग में तो शाहरुख खान दीपिका पदुकोण को यहाँ तक बोल देते हैं कि आपने आईएसआई इंसानियत की खिदमत करने के लिए ज्वाइन की है। लगता है पठान फिल्म के डायलॉग वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखे हैं। अब देखिए, ये मूवी ऑब्वियसली पूरा सपोर्ट नहीं दे रही है आईएसआई को, लेकिन इस फिल्म में भी कुछ वैसे ही सटल ट्रेंड्स हैं जिन ट्रेंड्स का आरोप बॉलीवुड के ऊपर लगाया गया है कि वो अक्सर पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी आर्मी को या आईएसआई को बहुत ज्यादा बुरा नहीं दिखाना चाहते। ये ट्रेंड हमने और भी इंडियन स्पाई मूवीज में देखा है। हाल में ही एक था टाइगर और उसका सीक्वल निकल के आई थी, उसमें भी कटरीना कैफ एक आईएसआई एजेंट का रोल प्ले करती है जो हिंदुस्तान की मदद करती है। उसके बाद राजी फिल्म में भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि राजी फिल्म हरिंदर सिक्का की एक किताब के ऊपर बेस्ड है और हरिंदर सिक्का ने राजी के डायरेक्टर मेघना गुलजार के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने जबरदस्ती फिल्म की स्टोरी चेंज करके फिल्म को प्रो पाकिस्तान बनाने की कोशिश की थी। फिल्म को पाकिस्तान विरोधी न दिखाने के लिए मेघना गुलजार ने मूल पुस्तक कॉलिंग सहमत के क्लाइमैक्स के साथ बहुत बुरा खिलवाड़ किया।
और भारतीय सेना की एक नकारात्मक छवि दिखाने का प्रयास किया। उसके बाद एजेंट विनोद देख लीजिए, जिसमें करीना कपूर एक आईएसआई एजेंट का रोल प्ले करती हैं, जो हिंदुस्तान को एक आतंकवादी अटैक से बचाती हैं। मैं तो सरप्राइज हूँ कि आईएसआई ने अभी तक बॉलीवुड को डेफेमेशन नोटिस क्यों नहीं भेजा कि भैया जो काम हमने कभी किया ही नहीं है वो आप हमसे कैसे करवाते रहते हो हमेशा। और प्रो पाकिस्तान बायस अगर देखना है तो 83 फिल्म को देख लीजिए, जिसमें दिखाया जाता है कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी साथ में बैठ के वर्ल्ड कप एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तानी आर्मी ने तो इंडियन आर्मी को अटैक करना बंद कर दिया ताकि इंडियन आर्मी शांति से मैच को देख सके। बाय द वे ये वही पाकिस्तानी आर्मी है जिसने कारगिल युद्ध के समय पे कैप्टन सौरभ कालिया को कैप्चर करके इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा था कि सारे जिनीवा कन्वेंशंस के कानूनों का उल्लंघन कर दिया गया था। ये कहानी बॉलीवुड आपको नहीं बताना चाहता, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी आर्मी की रियलिटी, उनकी आईएसआई की रियलिटी और उन्होंने कैप्टन सौरभ कालिया के साथ क्या हश्र किया था उसके बारे में आप पूरी कहानी जाने। और इसलिए आज की ऑडियो शो रिकमेंडेशन इज ब्रॉट टू यू बाय कुकू एफएम। आज का ऑडियो शो रिकमेंडेशन है कारगिल वॉर सागा, जो कि कारगिल युद्ध की बहुत सारी अनसीन डिटेल्स आपको काफी अच्छे से समझाता है। इस ऑडियो शो को आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, और कुकू एफएम शाम शर्मा शो के व्यूअर्स के लिए एक यूनिक ऑफर लेकर आया है। अगर आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करते हैं, कुकू एफएम को डाउनलोड करते हैं, साइन अप करते हैं, कोड SSS50 का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको आपकी मेंबरशिप पर 50% ऑफ मिलेगा और आपको आपका फर्स्ट मंथ सिर्फ 49 रुपीज में मिलेगा। तो आज ही लिंक पर क्लिक करके साइन अप करें और वीडियो के एंड तक वेट करें ताकि आपको कुकू एफएम के बारे में मैं थोड़े और डिटेल्स बता पाऊं। तो देखिए 83 में जो हमको कहानी सुनाई गई है उसकी सच्चाई ये है कि जब इमरान खान से पूछा गया था कि इंडिया पाकिस्तान मैचेस के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने बताया था कि भाई हम तो इसको मैच नहीं बल्कि कश्मीर के लिए जिहाद मानते हैं। कि भाई वो कहते हैं कि जब हिंदुस्तान के खिलाफ क्रिकेट का मैदान में है तो हम इसे क्रिकेट का मैदान नहीं जंग का मैदान समझते हैं। बॉलीवुड पाकिस्तान की सच्चाई को इतना छुपाना चाहता है कि मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर अगले कुछ सालों में धोनी की एक और बायोग्राफी निकल के आए, जिसमें धोनी को उनका हेलीकॉप्टर शॉट एक्चुअली बुरहान वानी ने सिखाया था। कुछ साल पहले रिलीज हुई बजरंगी भाईजान को भी देख लीजिए, जिसमें कि पाकिस्तानियों को तो इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतने बड़े दिल वाला दिखाया गया है कि मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के हिंदू, क्रिश्चियन और सिख भाग भाग के इंडिया में आके कैंपों में क्यों रह रहे हैं। बड़े दिल वाले पाकिस्तानियों के साथ क्यों नहीं रहना चाहते। हाल में ही रिलीज हुई हिंदू की जवानी फिल्म में जब हिंदुस्तानी लड़की पाकिस्तानी लड़के से कहती है कि भाई पता नहीं इंडियन पाकिस्तानी के बीच में शादी होनी चाहिए कि नहीं, तो पाकिस्तानी एक इंडियन को रिलीजियस इंटॉलरेंस पे ज्ञान पेलता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो एक तरफ तो हुआ थोड़ा सा प्रो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई का बायस, और दूसरी तरफ हुआ एंटी इंडियन आर्मी का बायस, जहां पर मैं हूं ना का मेन विलन था राघवन, जो कि एक एक्स आर्मी का मेंबर है और एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है। शौर्य का जो मेन विलन है मेजर, वो भी एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है जो मुसलमानों से नफरत करता है। एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं। हैदर मूवी को भी पूरी तरह से वन साइडेड तरीके से दिखाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी खराब है जो बेचारे कश्मीरियों पर अत्याचार कर रही है। अखलाक लतीफ जिंदा है, बाकी 2 मिलिटेंट मारे गए, रेनफोर्समेंट भेज दे। No bloody militant dead or alive is worth my soldier's life. और उसके बाद आता है जो सबसे बड़े ट्रेंड का आरोप लगाया गया है बॉलीवुड के ऊपर कि बॉलीवुड हिंदूज को नेगेटिवली स्टेरियोटाइप करता है और मुस्लिम्स को पॉजिटिवली स्टेरियोटाइप करता है। ये स्टेरियोटाइप काफी सालों से चला आ रहा है बॉलीवुड में, जहां पर कि हिंदुओं को, हिंदू पंडित वगैरह को दिखाया जाता है कि वो बहुत कपटी होते हैं, लोगों का सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मण्स को, बनियास को, सेठ जी टाइप के लोगों को सिर्फ बुरा दिखाया जाता है, ये सब लालची हैं, बस गरीबों का अत्याचार और शोषण करना चाहते हैं। लक्ष्मी माता लाख करोड़ बना दे, लक्ष्मी माता सारे गांव का माल मेरी इस तिजोरी में भर दे माता। मत भरना माँ। एक और ट्रेंड ये है कि ज्यादातर हिंदू ट्रेडिशंस को, हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू साधुस को ज्ञान पेला जाता है। जो लोग बॉयकॉट ब्रिगेड के खिलाफ हैं, वो कहते हैं यार कि पुरानी फिल्मों का इस्तेमाल करके आप बायस का ट्रेंड दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और अब तो ऐसे ट्विटर अकाउंट्स भी आ गए हैं जो पुरानी फिल्मों से क्लिप्स काट कर शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो 10-20 साल पहले आपने फिल्म देखी थी ना, ये भी एंटी हिंदू थी। मजाक नहीं कर रहा। 1980s, 1990s की फिल्मों को उठाकर अब उन्हें एंटी हिंदू का टैग दिया जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो नई फिल्में दिखा देते हैं। मैं राक्षस नहीं हूं। मैं तो अवतार हूं। मैं लोगों को मार नहीं रहा, बस उनकी आत्मा को दूसरे शरीर में भेज रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो ये एहसास हुआ, पत्थर को खुश करने के लिए
फूलों का कत्ल कर रहे हैं हम। पत्थर को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कर रहे हैं हम। मेरे छोटे छोटे बच्चे मालूम है हमका। गणेश जी और कार्तिक इतने छोटे भी नहीं है हूँ, अकेले रह सकते हैं घर में। आप हमारा रिमोट दिलाई दो, फिर जाओ अपने फैमिली के पास। भगवान बचा ले। अरे तुम्हारे ऊपर भी कौन है भगवान है का? कहाँ है? Now presenting the dance of Shiva, the fearless. बचाओ! बाबा वीडियो शूट करनी है, तुम्हारा किसी को लिखने की कोशिश की तो ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और तू जेल में डाउनलोड हो जाएगा, समझे? ये राम जी के फॉलोअर दिन बर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। आजादी सामंतवाद से, जातिवाद से, विचारों से। परिवर्तन के लिए तैयार रहो। जय आर्यवत। जय आर्यवत। मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस धरती पे जन्म लिया। बजरंगी भाईजान के गानों में डायरेक्टर कबीर खान ने जबरदस्ती ऐसे वर्ड्स डालने की कोशिश की थी कि कुछ मांस खाने से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाए तो हो जाए, क्योंकि उनके हिसाब से ये एक पॉलिटिकल मैसेज था जो हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहता है। It's also the most political song of the film because it came in the face of the beef ban. So that's the way you have to slip into politics. तो आई थिंक इट्स सेफ टू से कि एक ट्रेंड है कि ज्यादातर रिफॉर्म की जो बातें होती हैं बॉलीवुड से वो हिंदुइज्म की तरह होती हैं, और जितना हिंदूज को, उनके देवी देवताओं को, उनके साधु और बाबास को क्रिटिसाइज किया जाता है, उतना इस्लाम के भगवान को, इस्लाम के पैगंबर साहब को या उनके इमाम वगैरह को लेक्चर नहीं किया जाता। दूसरी बात, वीडियो में ध्रुव जी बोलते हैं कि भाई बॉयकॉट ब्रिगेड वाले इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? भाई सारी मूवीज में तो जो हीरोज होते हैं वो अपर कास्ट हिंदूज ही होते हैं। आपने नोटिस किया है कि ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों के हीरोज हमेशा अपर कास्ट हिंदू लोग होते हैं। उनके सरनेम्स अक्सर आपको दिखेंगे शर्मा, त्रिवेदी, मिश्रा, शुक्ला, दुबे, पांडे, वर्मा, खन्ना, कपूर, मल्होत्रा। अब देखिए ये बात सही है और इस बात को एक्सेप्ट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हम इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं आराम से, तो हमें इस बात को भी आराम से एक्सेप्ट करना चाहिए कि बॉलीवुड में जो ज्यादातर मुस्लिम कैरेक्टर्स होते हैं और जो ज्यादातर मुस्लिम एक्टर्स भी हैं बॉलीवुड में, उनमें से वास्ट मेजॉरिटी अपर कास्ट अशराफ मुस्लिम है, जो कि इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन के सिर्फ 10 to 15% है। और बॉलीवुड में बहुत ही कम पसमंदा मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं या पसमंदा मुस्लिम एक्टर्स हैं, जो कि एक्चुअली भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन के 85 to 90% है। तो आपने अपर कास्ट हिंदूज की तो बात कर दी, लेकिन अपर कास्ट अशराफ मुस्लिम्स को किस तरह से ओवर रिप्रेजेंट किया गया है उसकी बात आपने नहीं की। आपने पसमंदा मुस्लिम्स की प्रॉब्लम्स को वैसे ही इग्नोर कर दिया, जैसे आपका दोस्त आपको इग्नोर करता है जब आपने जो पैसे उसको उधार में दिए थे वो आप वापस मांगते हैं। संडे को मस्त ना धो क्या? बॉलीवुड और बॉलीवुड के सपोर्टर्स इस्लाम और मुस्लिम सोसाइटीज में जो इश्यूज हैं उसको उतने आराम से हैंडल नहीं करते जितने आराम से हिंदू इश्यूज को हैंडल करते हैं। वेबसाइट्स हमें बताती हैं कि उर्दू कल्चर जो है वो हिंदी कल्चर से कहीं ज्यादा बेहतर है। उर्दू और मुस्लिम कल्चर को हिंदी और हिंदू कल्चर से बेहतर माना जाता है। रॉक स्टार और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में जो हमारा हीरो है, उसकी लाइफ में जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो मंदिर नहीं जाता, वो दरगाह में जाता है, सूफी कव्वाली सुनता है, फिर उसका दिल खुश होता है। लेकिन ऐसी फिल्में नहीं बनाई जाती जहां पर एक अपर कास्ट अशराफ मुस्लिम जब उसकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो मस्जिद नहीं जाता, दरगाह नहीं जाता, बल्कि भगवान राम के मंदिर में या भगवान शिव के मंदिर में जाके हाथ जोड़ता है और भगवान से प्रार्थना करता है। सॉरी डिमोनेटाइज मत करना यूट्यूब, दोबारा इस तरह की अनसेक्युलर बातें मैं नहीं बोलूंगा। कंट्रोल। तो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मैं ये मानता हूं कि कोई ग्रैंड कंस्पिरेसी नहीं चल रही है हिंदुओं के खिलाफ बॉलीवुड से, लेकिन बॉलीवुड के साथ प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड में कई ऐसे लोग हैं इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में जो मूवीज बनाते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, मूवीज प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है इंडिया के बारे में। और जो लोग आतंकवाद करते हैं उसका मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, ये मेरा मानना है। It's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. She did not want the villain of the film to be Muslim. She chose Khan as the name of the antagonist's right-hand man who realizes he was being misled all along and ends up choosing his country over terrorism. My dear, you're talking to a filmmaker who's directed a film called My Name is Khan. My sensitivities to religions across the world will always be on point. जिनकी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है हिंदुइज्म और इस्लाम के बारे में। आपके जहन में टेररिस्ट
इज इक्वल टू पाकिस्तान, या पाकिस्तान में और भी बाशिंदे रहते हैं? अगर आप मुगलों को बदनाम करना चाहते हैं, कृपया करके उसे रिसर्च पर आधारित रखें। मुझे लगता है वे मूल राष्ट्र के निर्माता थे और ये लिखने और कहने के लिए कि उन्होंने हत्याएं की, बताएं कि किस आधार पर आप कह रहे हैं। फिल्म को पाकिस्तान विरोधी ना दिखाने के लिए मेघना गुलजार ने मूल पुस्तक कॉलिंग सहमत के क्लाइमैक्स के साथ बहुत बुरा खिलवाड़ किया और भारतीय सेना की एक नकारात्मक छवि दिखाने का प्रयास किया। तो सवाल ये उठता है कि ये आइडियोलॉजी और ये जो बायस है ये क्यों है? देखिए, पहला रीजन तो ये हो सकता है कि कई प्रोमिनेंट जो फैमिलीज हैं बॉलीवुड की, चाहे एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर वगैरह हो, उनमें से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके बॉम्बे आई हैं। तो हो सकता है कि उनको एक नेचुरल प्यार है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हिंदू हेट्रेड के बावजूद। दूसरी बात, उनको हिंदूज को ऑफेंड करने में उतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती है जितनी मुस्लिम्स को ऑफेंड करने में होती है, क्योंकि अगर आपने हिंदूज को ऑफेंड कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आपकी फिल्म को बॉयकॉट करेंगे, आपके थिएटर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, आपके फिल्मों के पोस्टर फाड़ेंगे। लेकिन याद करिए कि अगर मुसलमान कुछ ज्यादा ही ऑफेंड हो गए तो नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ था, कन्हैया कुमार के साथ क्या हुआ था? कौन सा बॉलीवुड का एक्टर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नुपुर शर्मा की जिंदगी जीना चाहता है या कन्हैया लाल की मौत मरना चाहता है? उसके ऊपर से एक और बड़ा रीजन ये है कि इस्लामिक देशों में भी बॉलीवुड का एक मार्केट है। इनफैक्ट पाकिस्तान की जो 20 सबसे बड़ी ग्रोसिंग फिल्में हैं उसमें से 5 बॉलीवुड की फिल्में हैं। जो गल्फ एरिया है, मिडिल ईस्टर्न एरिया है और कई दूसरे ओवरसीज मार्केट्स जहां पर बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशंस हैं, वो भी बॉलीवुड के लिए एक बड़ा मार्केट उभर कर आ रही हैं। इस तरह की चीजें बॉलीवुड के लोगों ने खुद एक्नॉलेज की हैं। तो सैफ हमेशा पाकिस्तान पे फिल्में कर रहे हैं, तो इनके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन होता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। No, I'm telling you, any of my relatives, I spoke to actually one relative recently and he said that he doesn't like films that are bashing Pakistan, you know. और इसलिए हो सकता है कि प्रो पाकिस्तान, प्रो मुस्लिम मैसेजेस रहते हो बॉलीवुड फिल्मों में, ताकि ये मार्केट ना खो दे हम। लेकिन देखिए, मैं एक चीज ये भी बोलना चाहता हूँ ये वीडियो खत्म करने से पहले, कि ये जो बायस का ट्रेंड है, दिस इज नॉट द एंटायर स्टोरी। क्योंकि धीरे धीरे अगर आप नोटिस करेंगे कि पिछले 10-12 सालों में बॉलीवुड में कुछ बड़े चेंजेस आए हैं। बॉलीवुड से भी उरी जैसी फिल्में निकल कर आई हैं। अपनी 72 हूरों को हमारा सलाम बोलना। बेबी जैसी फिल्में निकल कर आई हैं जिसमें क्लियरली हाफिज सईद को आतंकवादी की तरह दिखाया गया है। सूर्यवंशम जैसी फिल्में निकल कर आई हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है कि वो एंटी मुस्लिम फिल्में हैं। और तान्हाजी, सम्राट, पृथ्वीराज, पद्मावत जैसी फिल्में निकल कर आई हैं जिसमें कि इस्लामिक इन्वेडर्स की जो सच्चाई है उसको क्लियरली दिखाया गया है। उसके ऊपर से कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है इंडिया में। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड की ऑडियंस भी इवॉल्व कर रही है। जिस तरह भारत के लोगों के वोटिंग पैटर्न्स पिछले 10 सालों में चेंज हुए हैं और हिंदुत्व की तरफ लीन कर रहे हैं, उसी तरह से भारत की जो मूवी वॉचिंग ऑडियंस है उसको भी डिफरेंट तरह की फिल्में चाहिए। वो भी जो एक हिंदूज की स्टीरियोटाइपिंग की जाती है, मुस्लिम्स की स्टीरियोटाइपिंग की जाती है, जो प्रो पाकिस्तान मैसेजेस रहते हैं, उससे थोड़ा पक चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स की फिल्में देखना चाहते हैं जो उनकी कल्चरल सेंसिबिलिटीज से और मेल खाती हैं। इसलिए आप देखिए कि जो रीजनल फिल्में हैं, तेलुगु हो, कन्नड़ा फिल्में हो, वो आजकल बॉलीवुड की फिल्मों को टक्कर दे रही हैं, उनको पीछे छोड़ रही हैं। इनफैक्ट बॉलीवुड की जो मेन स्ट्रीम ऑडियंस है उस मेन स्ट्रीम ऑडियंस को कैप्चर कर रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस ट्रेंड को देखकर बॉलीवुड भी इवॉल्व कर रहा है धीरे धीरे। क्योंकि देखिए, बॉलीवुड में आइडियोलॉजी कितनी भी मैटर करती हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पैसा सबसे ज्यादा मैटर करता है। और बॉलीवुड से यार मैं कोई नफरत थोड़ी करता हूँ। बॉलीवुड की कई फिल्में मुझे बहुत पसंद है। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ क्या। और मैं मानता हूं कि बॉलीवुड आज भी यार अच्छी फिल्में डिलीवर कर सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझको और बहुत सारे बॉलीवुड की ऑडियंस को मसाला फिल्में पसंद है, जिसको आरआरआर ने कैप्चर किया है, जिसको अपेरेंटली पठान ने भी कैप्चर किया है, कि आपने एक्शन, रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, स्टार पावर, सारी चीजें मिक्स करके एक भेलपूरी बना के ऑडियंस को सर्व किया है, जिस भेलपूरी को ऑडियंस बहुत एंजॉय करती है। हमें देखिए कल्चर से तो प्यार है, लेकिन उसके साथ साथ हमें टाइम पास फिल्मों से भी प्यार है। तो मैं मानता हूं कि बॉलीवुड में भी एक बॉयकॉट मूवमेंट्स की वजह से या फिर ऑडियंस का टेस्ट चेंज होने की वजह से एक धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि बॉलीवुड का जो बायस है उसको कम करने के लिए और बॉलीवुड की एवोल्यूशन करने के लिए हम एक चीज हमेशा कर सकते हैं कि जब भी ऐसी फिल्में आए जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे कल्चर को फालतू का ज्ञान नहीं दे रही हैं, उस तरह की फिल्मों को सपोर्ट कीजिए। तो बॉलीवुड को भी मैसेज जाएगा कि भाई ऑडियंस क्या सोच रही है और ऑडियंस किस तरह की फिल्में देखना चाहती है। और फाइनली गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद नीचे दिए गए कुकू एफएम के लिंक पर क्लिक करके जरूर साइन अप करें और शाम शर्मा शो के कोड का इस्तेमाल करके अपनी मेंबरशिप पर भी 50% ऑफ पाएं। ऑडियो बुक्स मुझे ऐसे भी बहुत पसंद है, क्योंकि विक्रम संपत की जो किताब है सावरकर पर, वो मैंने ऑडियो बुक पर ही सुनी है। और कुकू एफएम पर मैंने सावरकर की हाल में ही एक और बायोग्राफी सुनी है, जिससे कि वीर सावरकर के चारों तरफ जो कुछ झूठ, जो कुछ मिथ्स फैले हुए थे, वो भी डिस्पेल हो गए। और ऑडियो बुक्स का फायदा कितना है यार, हार्ड कॉपीज आप खरीदोगे किताबों के तो इतने हजारों रुपए खर्च हो जाएंगे, जबकि कुकू एफएम के थ्रू 10,000
शानदार ऑडियो बुक्स आपको सिर्फ 2 रुपीज में मिल सकती हैं। तो जरूर कुकू एफएम को चेकआउट करें। अगर आप शाम शर्मा शो का मर्च स्टोर चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो के लेटेस्ट मर्च डिजाइन भी चेकआउट करें। अगर आप शाम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पे क्लिक करके शाम शर्मा शो का मक क्लब भी ज्वाइन करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।